चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आप प्लीज़ बैठ जाइए। वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बता दें कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की क्लासेस चलती हैं एंड वी आर रनिंग ऑल द 3 स्ट्रीम्स ऑल्सो। वी आर रनिंग साइंस तो दिस कोचिंग इज़ 30 years old। मेरे को पढ़ाते 30 ईयर्स हो गए। 92 आई स्टार्टेड टीचिंग। और यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की क्लासेस चलती हैं और तीनों स्ट्रीम चलता है। साइंस चलता है, कॉमर्स चलता है और ह्यूमैनिटीज़ भी चलता है। और आप कोचिंग की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप गूगल पे खाली संजय पांडे क्लासेस डालिए तो आपको एड्रेस वगैरह लोकेशन आपको दिखा देता है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, हमारा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, दोनों एक ही नंबर है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9415614156। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में हम लोग सेकेंड चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आगे थे कि थोड़ा सा रेफरेंस अगर करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में कितने तरह के बॉन्ड थे। टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वर देयर? 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वर देयर। आयनिक बॉन्ड था, हाँ, आयनिक इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट। फिर दूसरा हम लोगों ने किया था इट वॉज कोवेलेंट। देन तीसरा करेंगे डेटिव। आपको डेटिव बहुत अच्छा लगता है ना? डेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ दोनों बोलिए। नहीं, इजी तो ठीक है, लेकिन आगे जैसे 11th 12th में आपको कोऑर्डिनेट के नाम से मिलेगा। बात न करिए बेटा, प्लीज बात न करिए। कोऑर्डिनेट वर्ड आपको प्रैक्टिस में लाना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको ज़्यादा वर्ड मिलेगा। बल्कि देखिए, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया, किसी कंपाउंड को देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये कभी ध्यान दिया आपने? कुछ कंपाउंड्स होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ऐसे कभी ध्यान दिया आपने? जैसे एक कंपाउंड है K4Fe, फिर ब्रैकेट में लिखा CN6, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। पोटेशियम फेरो, अभी 10th पे जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, लेकिन आप कहीं से दिखाई पड़ेगा तो आप रिलेट करेंगे, अच्छा ऐसा भी कोई कंपाउंड होता है। मतलब हमने क्या दिखाया कि जैसे आपको तो ब्रैकेट मैथ्स में नजर आता है कि ऐसा कोई सिंबल मैथ्स में यूज करते हैं, बट केमिस्ट्री में भी इसका अलग से मतलब होता है। जितनी भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं, इसको शायद उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं आ रहा होगा ना, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। ऐसे हमने लिखा K4, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा Fe, और फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाया CN बेस 6, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। हमें ये बताना था जितने भी कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो CN है, CN Fe से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे पहचानते हैं? विद द हेल्प ऑफ एरो। बहुत अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एरो। एवरी केमिकल बॉन्ड हैज गॉट इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन। आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं होता है, खाली कैटायन एनायन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। कोवेलेंट बॉन्ड अभी आगे क्लासिफाई करेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे बुक में लिखा रहता है सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। मेरे हिसाब से विद ड्यू रिस्पेक्ट ये गलत है। लाइन क्या होता है? केमिकल बॉन्ड कोई लाइन थोड़ी ना होती। बुक में यही लैंग्वेज लिखी, लाइन। एंड हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था केमिकल बॉन्ड इज अ व्हाट? केमिकल बॉन्ड ये किस चीज से बना हुआ है? इसके अंदर है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इनक्लोज्ड इन सम पैकेट कॉल्ड ऑर्बिटल्स। दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो जो केमिकल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। केमिकल बॉन्ड इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे ये किया, 2 हाइड्रोजन हमने लिया, ये लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। इसका जो इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में बंद होगा, लेकिन ये क्योंकि एटम है तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे AO, स्टैंड फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया। शेयर करके जब ये बॉन्ड बनाया इसने, ये जो बनाया, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एन ऑर्बिटल, लेकिन नाम चेंज हो गया इसका। अब इसको क्या बोलेंगे? MO।
क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल था, फिर मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो आगे चल के हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बुक में लिखा है कि इट इज अ सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, ये मेरे हिसाब से उतना सेटिस्फैक्ट्री हमको नहीं लगता। इट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन करके वापस आते हैं। जो आप डेटिव वर्ड यूज कर रहे थे उसके साथ में हमने कहा कोऑर्डिनेट भी यूज करिए वर्ड। 3 तरह के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव और कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का एग्जांपल मैंने दिया कि आगे चल के ऐसा कोई कंपाउंड अगर आपको दिखाई पड़ता है, कैसा मतलब ये क्या नहीं, ये क्या लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड ओनली फॉर व्हाट टाइप? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे देखिए आज जाके कि यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, क्लोरोफिल का नाम सबने सुना, हीमोग्लोबिन का नाम सबने सुना, दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, इसको अगर हम, अच्छा किसी ने एलम का नाम सुना? एलम, ALUM, फिटकरी, उसी को एलम कहते हैं, ठीक है, फिटकरी हिंदी में एलम कहते हैं। और फिटकरी का कोई काम बता सकते हैं? हाँ, तो उसका मतलब, हाँ नहीं सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। तो उसका साइंटिफिक रीजन बताइए, दाढ़ी बनाने के बाद, शेव बनाने के बाद क्यों लगाते हैं? हाँ हाँ, जो देखिए ये क्या होता है, एलम इज अ कोगलेंट। क्या कहा मैंने? कोगलेंट। हैव यू हर्ड कोगुलेशन? नो, कोगुलेशन। जैसे जब ब्लड निकलता है बॉडी से तो जम जाता है, उसी को कोगुलेशन कहते हैं। ब्लड कोगुलेट कर जाता है, ब्लड कोगुलेट कर जाता है। तो जैसे अगर कोगुलेट ना करे तो क्या प्रॉब्लम? ब्लीडिंग होती रहेगी यार, ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है ये, नेम द विटामिन which is responsible for this clotting of blood। अच्छा ये विटामिन होता है, मतलब कुछ भी बोल देना है। मैंने विटामिन कहा, विटामिन, विटामिन के इज द आंसर, विटामिन के इज द आंसर। ये मेरे ख्याल से 9th में रहा होगा ना, न्यूट्रिएंट्स में 9th में रहा होगा, 10th में तो करना नहीं है सर, मेरे ख्याल से 9th में था ना, कि कितने कितने विटामिन्स होते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ मेनी विटामिन्स आर देयर? नहीं, टोटल कितने पहले वो होता है, ये नहीं कि जो याद आ गया बोल दिया। पहले तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर देयर? वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। देयर आर 2 टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो सबसे बढ़िया तरीका बचने का ये है ADEK, ये 4 विटामिन्स होते हैं। देखिए ADEK, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, दे आर फैट सॉल्युबल। बाकी के सारे अब जितने होते हैं वो जानिए जितने होते हैं। पहले तो ये क्लासिफाई कर दिया कि 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। और ये फैट सॉल्युबल केवल 4 होते हैं और बाकी के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल में क्या आता है? C आता, बहुत अच्छा। देन B के अंदर 7 आते हैं, जिसको B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जितनी मल्टीविटामिन होती है ना, मल्टीविटामिन की गोली होती है, जैसे आप रिवाइटल का नाम सुने होंगे, रिवाइटल, जेविट, या कोई B कॉम्प्लेक्स या बीकासूल, एक कैप्सूल आता है बीकासूल, या कोई मल्टीविटामिन का टैबलेट है। वो कौन एक्टर है जो बोलते हैं थकना मना है, ये आई थिंक सलमान खान। रिवाइटल का एक रेनबैक्सी का एक प्रोडक्ट है, तो उसके ऐड में आते हैं थकना मना है, थकना, हाँ ये ऐड उनका आता है। अक्षय कुमार, अच्छा हमको नहीं पता, क्योंकि जैसे आप ही लोगों से पता लगता है ना। मूवी देखे तो हमको याद नहीं मैंने मूवी कब देखी थी। न्यूज़पेपर तक तो हम पढ़ते नहीं हैं।
न्यूज़पेपर हमको नहीं पता, करीब 10 ईयर्स तो करीब हो गए न्यूज़पेपर पढ़े हुए हमको, है ना। उसका लॉजिक ये होता है कि हमको नेगेटिविटी मत दीजिए, आइदर यू गिव मी द गुड न्यूज़ और शट योर माउथ, या तो अच्छी चीज़ बताइए, चुप रहिए। और पेपर क्या करता है, खाली नेगेटिव खबर, खाली नेगेटिव खबर, ये रेप हो गया तो आग लग गई तो वो हो गया, तो लगता है सोसाइटी में बहुत गलत होता है, ये आपके दिमाग में आता है। तो क्या ऐसे बच्चे नहीं कि जो 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके बारे में तो नहीं छापते? कहाँ पे फ्रंट पेज पे बेटा, एक दिन तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक दिन निकलता है। और वो भी क्यों निकलता है? जब उनको पैसा मिलता है तो निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। वो भी कोचिंग वाला पैसा देता है तब वो छापते हैं। और कहीं भी 7 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया तो पूरा कवरेज देंगे। तो आपको क्या मतलब, फिर बच्चे को, सबको ये लगता है यार बहुत ख़राब टाइम आ गया है, तो जो देखेंगे वही तो फ़र्क पड़ता है। तो मेरा लॉजिक वो है। अब हम कोई सोशल वर्कर नहीं है, जिसका मर्जी वो पढ़े, जिसका मर्जी वो ना पढ़े। मैंने अपने बारे में बताया कि हम क्यों नहीं करते। उसकी जगह पे मैं मोटिवेशनल बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, अंदर से खूब मोटिवेशन, नई नई चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। निगेटिविटी ज़ीरो है, ऑलवेज पॉजिटिव। और कितना भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें निकाल ही लेंगे कि इसमें अच्छी बात क्या। ठीक है, वापस आते हैं। ये करना चाह रहे हैं कि 4 विटामिन होते हैं A, D, E के, दे आर फैट सॉल्युबल, बाकी के सारे वाटर सॉल्युबल। फिर अभी खाली इतना बता के वापस आ जाते हैं। पर्पस हमारी खाली ये था कि जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई पड़ेगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसको अगर आप पानी में डाल दीजिए तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। जैसे NaCl को पानी में डाल दें तो डिसोसिएट हो जाएगा ना, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। ऐसे एलम जो होता है, एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट है डॉट एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस एंड डॉट 24H2O, ये फॉर्मूला एलम का होता है। मतलब 2 सल्फेट होते हैं, ऐसे आप याद कर लेंगे, 2 सल्फेट होते हैं, एक पोटेशियम का सल्फेट होता है और एक एल्युमिनियम का सल्फेट, और 24 वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे याद हो जाएगा आपको। मैंने कहा 2 सल्फेट होते हैं, एक पोटेशियम का सल्फेट, एक एल्युमिनियम का सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, कहीं लिख लीजिए, लिखे एलम, ALUM। एलम का फॉर्मूला होता है, एलम इज K2SO4 डॉट Al2 ब्रैकेट में SO4 होल थ्राइस, फिर डॉट लगाइए 24H2O, अगेन डॉट 24H2O। बिना देखे कोई एलम का फॉर्मूला बोल सकता है? देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, Al2 देन SO4 होल थ्राइस, हाँ, एंड देन डॉट 24H2, इसी को एलम कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम पानी में डाल दें, एलम को पानी में डाल दें, तो सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एल्युमिनियम आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एल्युमिनियम स्टेबल, एलम स्टेबल नहीं है। पानी में डाल तो सारा एकदम डिसोसिएट हो गया, सारे आयंस अलग हो गए। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को, K4FeCN को, सिक को ले लें या क्लोरोफिल को ले लें, प्लांट में तो पानी रहता है, डेली रूट से पानी वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट पानी के थ्रू प्लांट में जाते हैं, लेकिन उसके क्लोरोफिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? बिकॉज इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिकॉज इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पानी किससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई? अभी दिन में हम लोग कितना चीजें खाते हैं, एसिडिक खाते हैं, बेसिक खाते हैं, पानी खूब पीते हैं, ब्लड के कंपोजिशन पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी हम लोग खाते हैं तो वो अल्टीमेटली ब्लड में ही तो जाता है। डाइजेशन मेरे ख्याल 9th में था कि 10th में होगा, 9th में था ना। तो डाइजेशन में जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, स्टमक में गया, स्मॉल में गया, स्मॉल से फिर एब्जॉर्ब हो करके और वेस्ट लार्ज से बाहर निकल जाता है। तो जब उसके बाद फिर स्मॉल से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? नहीं है, स्मॉल से लार्ज में नहीं भाई, लार्ज में क्या जाता है? लार्ज में वेस्ट जाता है। स्मॉल से जो न्यूट्रिएंट होते, जो अपनी खाना खाया, ग्लूकोज मिला, वो सारा कहाँ पर? ब्लड में। ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, फिर उसके बाद पूरे
बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में जाता है। तो जब न्यूट्रिएंट वो चीज़ ब्लड में आया तो ब्लड का कंपोजिशन चेंज तो नहीं होता। हीमोग्लोबिन पे क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ता? बिकॉज इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये मैंने 2 एग्जांपल दिए जो आपको याद हो जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ठीक है, फिर वापस हम लोग की बात चल रही थी कितने तरह के केमिकल बॉन्ड रहते हैं। तो 3 तरह के केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, देन कोवेलेंट बॉन्ड है, देन कोऑर्डिनेट। जिसमें से हम लोग आयनिक बॉन्ड पे चल रहे थे, उसका हम लोगों ने प्रोसेस स्टडी कर लिया था। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पे चल रहे थे और पहला वही चल रहा था NaCl। अब उसके बाद देखिए जो NaCl हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl हो गया था। और अब खाली ये करना है कि अगर एग्जाम में बनाने को आता है तो हम लोग हेडिंग लास्ट पे क्या किया था हम लोगों ने? स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, हाँ NaCl बनाने को अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अभी रुकिए, पहले सुन लीजिए। पहले दोनों का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड स्टेप में दोनों के आयंस बना देंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयंस बना दिया। एंड थर्ड स्टेप पे फाइनली आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो 3 स्टेप पे एक्सटेंशन करते हैं। देखिए जैसे पहले तो पेज पलट जहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा है, देखिए अगले पेज पे देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आप ये कर दीजिए, पहले दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 11। तो ऐसे लिखिए, हाँ 281, बहुत अच्छा लिखिए जरा। 11 Na हो गया 2,8,1। फिर इसी तरह से Cl का बता दीजिए कितना? 17 Cl 2,8,7। ये हो गया, क्योंकि हमें केवल आउटर मोस्ट से मतलब है। ये तो बात कई बार हो चुकी है ना कि ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हमको आप कॉपी बना रही हैं बेटा, ये कॉपी करिए, लिख नहीं रहे हैं आप, लिखिए। उसके बाद फिर अगले स्टेप में सोडियम का हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिखाया सोडियम का। अगले स्टेप में ऐसे लिखे Na लिख करके, और आउटर मोस्ट पे कितना? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए चाहे तो हम ऐसे डॉट बना दें या क्रॉस बना दें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक में डॉट कर देते हैं और दूसरा थोड़ी दूर करके Cl, और इसके बाद क्या कर दें? क्रॉस बना दीजिए। कितना लिखें? 7। तो 7 क्रॉस ऐसे बना दीजिए, 2, 4, 6 एंड 7। ये क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेज हो गई। यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। इस स्टेप को क्या कहा जाए? एटॉमिक स्टेज। अभी एटम है, सारे एटम हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं भाई, एटम से मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल तब बनेगा जब फाइनल कंपाउंड बनेगा, उसको मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एटम और आयन में क्या फर्क है? आयन में चार्जेस होते हैं। कैसे आते हैं? आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करके, हाँ लूज करते हैं, या गेन करते हैं, तब आयन फॉर्म करता है। ठीक है, तो सोडियम देखिए ऐसे दिखाइए, सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे एरो बनाइए, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, इसने एरो बनाया, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया है तो Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। उसके बाद जैसे ये चार्जेस बनते हैं, तुरंत ये दोनों कंबाइन करके, अब इसको क्या कहेंगे? ये सेकेंड स्टेज थी और ये थर्ड स्टेज है। तो फर्स्ट में एटॉमिक NaCl, अब ये कंपाउंड बन गया या मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था? एटम थे, सारे एटम थे। सेकेंड स्टेप में क्या बना? आयंस बने, कैटायंस बने और एनायंस बने, और फिर वो दोनों एज सुन एज कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म एट वंस आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जो हम लोगों ने फैक्टर स्टडी किया था इसके पहले, वो इसी स्टेप पे देखिए। यहाँ देखिएगा, लिखना बंद करिए, ध्यान से देखिए। आप हमको बताइए, फर्स्ट से सेकंड स्टेप आने में ज्यादा टाइम लगेगा कि सेकंड से थर्ड में आने में ज्यादा टाइम लगेगा? जितना टाइम लगना है वो फर्स्ट से सेकंड में लगता है, सेकंड से थर्ड में टाइम लगता ही नहीं है, तुरंत फॉर्म करता है। और जैसे आयन बनता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, एट वंस तुरंत कंबाइन करता है। जो भी टाइम लगना इसी स्टेप पे लगना है। तो हम लोगों ने क्या था कि ऑल दोज फैक्टर्स विच विल फेवर द आयनिक फॉर्मेशन,
फिर सुनिए हम क्या कह रहे हैं, ऑल दोज फैक्टर्स विच विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल आल्सो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर आपसे कहें कि वो फैक्टर बताइए जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, तो वो सारे फैक्टर होंगे जो कैटायन और एनायन को बनने में फेवर करते हैं, क्योंकि जैसे कैटायन बनता है, कैटायन बनाने के लिए एक फैक्टर कोई बताइए जो फेवर करे। सर पहले सर जो मॉलिक्यूल है वो एटम में इलेक्ट्रॉन ठीक ना, 3 फैक्टर हम लोगों ने किए थे। हाँ, यही सुनना चाह रहे थे। बस अभी रुक जाइए, बस पहला फैक्टर हमने कहा था कि कैटायन बनाना है, एक फैक्टर बताइए जो फेवर करे, तो आंसर इज IP ऑफ द मेटल शुड बी लो। ये पहला फैक्टर था, जितनी मेटल की IP लो होगी उतना जल्दी कैटायन फॉर्म करेगा, पहला फैक्टर था। सेकेंड फैक्टर नॉन मेटल से रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी एनायन फॉर्म करेगा। एंड थर्ड हम लोगों ने क्या था, डिफरेंस। हाँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये 3 फैक्टर हम लोगों ने किए थे, ठीक है। फिर इसी तरह से आप एक करके दिखा दीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सेकेंड कंपाउंड लिखे, स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2, स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। तो वही 3 स्टेप में चलेंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए। MgCl2 में Mg आएगा, तो Mg का एटॉमिक नंबर है 12। हाँ, बहुत अच्छा, 2,8,1 नहीं 282 करिए, 282। उसके बाद फिर यहाँ पे बताइएगा Cl लिखें कि Cl2 लिखें? बड़े लोग बोले तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ बोले। मैग्नीशियम 2 क्लोरीन में रिएक्ट कराएं। जो हमने पूछा वो आपने नहीं बताया। फिर पहले सुनिए तो, एग्जाम में जो पूछा जाए वो बताना, ये नहीं कि जो आपको आ रहा है वो बताएंगे आप, जो आ रहा है सब बता दीजिए, नंबर ऐसे नहीं मिलते। जो पूछा जा रहा है वो। मैंने क्वेश्चन ये किया कि पहले स्टेप पे दोनों एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं, तो उसको लिखने के लिए जैसे मैंने Mg 1 था तो 1 लिखा, लेकिन Cl2 2 है, तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे 2Cl लिखें कि खाली Cl लिखें, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का होता है, तो खाली Cl लिखे। और तो Cl का वही हो जाएगा 17, फिर 17 Cl, तो फिर हो गया 287। फिर आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में दोनों एटम्स को शो करते हैं और उसके बाद रिस्पेक्टिव क्या करते हैं, जैसे Mg है आउटर मोस्ट पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप चाहे डॉट बना दीजिए चाहे क्रॉस बना दीजिए, 2 डॉट बना दिया। हाँ दिखाइए, यहाँ से तार लगा है ना मेरा। भाई साहब Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, काफी खुश हो गए आप। हाँ, Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हर्ष, ये हाँ नहीं गलती बताइए नहीं, हाँ वही इन्होंने 1 कर दिया। देखिए इधर देखिए, इसको देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, माइंड। दोनों अलग अलग होता है। नहीं, ब्रेन के अंदर 2 पार्ट है, एक माइंड होता है, एक इंटेलेक्ट होता है। माइंड होता है और इंटेलेक्ट होता है, जिसको मन और बुद्धि कहते हैं, हिंदी में बुद्धि, मन और बुद्धि कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है मन की माइंड की प्रॉब्लम है। माइंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चंचल होता है। इंग्लिश में क्या बोलें, हॉपिंग माइंड, HOPPING, ये वर्ड चाहे तो लिख लीजिए। हॉपिंग का मतलब होता है इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह शांत नहीं रहता। इसी को बोलते हैं मन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, काम होना चाहिए।
है कि नहीं? उस दिन हमने दिखाया था कि माइंड भी दो तरह का होता है, देखिएगा जरा। एक होता है KAA, देखिए आपको मजा आ जाएगी। एक ये होता है काम माइंड और एक होता है काम माइंड। ठीक है, ये देखिए दो तरह का माइंड होता है। कैसा माइंड आप अपना रखना चाहेंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला? ज्यादातर लोग का कैसा होता है? इसका मतलब समझते हैं काम माइंड नहीं, काम माइंड मतलब है नहीं, जिस माइंड में बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। काम ये है, इसको इंग्लिश में डिजायर कहा जाता है। संस्कृत का वर्ड है काम, उसको इंग्लिश में डिजायर कहा जाता है। जब बहुत सारी डिजायर होती है तो माइंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? इट अट्रैक्ट्स डेफिशिएंसी। जहां नहीं होता है वहीं जाता है, जो नहीं होता है इसके पास वहीं जाता है। भाई अभी आपने क्या किया, बस थोड़ी देर भैया, 10 मिनट बस। हाँ, तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, शांत नहीं है, तो ऐसी गलतियां होंगी। क्या करना है? एकदम फोकस करके करना है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका कि धीरे धीरे करके, जब भी आपको टाइम मिले तो जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, दैट्स इट। आइज क्लोज किया और हम इनहेल कर रहे हैं तो स्टमक मेरा फूल रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं स्टमक अंदर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। दिस स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, मतलब क्या करना है? माइंड को एक जगह स्टेबल कर देना है। तो अब उसके बाद कुछ भी करिए तो एकदम स्टेबल हो जाता है वो, और नहीं तो का मल्टीपल थॉट चलता रहेगा। भाई हम लोग MgCl2 पे थे और आप NaCl पे थे, इसलिए गलती हो गई ना। चलिए फिर से देखिए, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, और Cl देखिए, नहीं 2 Cl होगा, है ना? 2 क्लोरीन ऐसे बनाइए, Cl लिखे और Cl लिखे, ऐसे किया। Cl है और इलेक्ट्रॉन कितना कुशाग बनाया आपने? कुशाग इधर देखिए, यहाँ पे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितना बनाया? 2, 4, 6 और 7। यहाँ पर भी 2, 4, 6 और 7। उसके बाद देखिए ये करिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, ऐसे करिए, एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दिया। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। फिर सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, Mg पे कोई चार्ज 2+ चार्ज आ गया, ये 2 पॉजिटिव चार्ज किया, और क्लोरीन पे क्या लिखे हैं? 2Cl-, ये किया 2Cl-। 2 क्लोरीन के आयन थे, और जैसे ये फॉर्म किया, सेकेंड स्टेप थी, जैसे ये फॉर्म किया थर्ड स्टेप में MgCl2, थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, हाँ दिखाइए। हाँ बहुत अच्छा, हाँ अब सही है मामला, अब सही है। हाँ बस ठीक है, आप दिखाइए बेटा। हाँ 1 मिनट, तो मेरा मतलब मैं एरो लगा दीजिए बेटा, समर्थ एरो लगा दीजिए, Mg से क्लोरीन तक एरो दिखा दिए। अभी दिखाई नहीं पड़ा है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। सारे ऑर्बिट बना दिए हैं? सारे ऑर्बिट सारे, हाँ आउटर मोस्ट तो ठीक है, जो अगले मतलब जो आपने इलेक्ट्रॉन दिया है वहाँ पे एरो ऐसे दिखा दीजिए। ये हमने एरो दिखाया, ये ऐसे ऐसे एरो लगा दीजिए, हाँ तो पता लगे कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ आपका ठीक है, एकदम सही, एकदम सही है। ठीक है, अब आप इस पे आ जाइए। अच्छा इसको देखिए जरा, ये इधर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड आप ट्राई कीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अगला है। फिर अगले पेज पे देखिए जरा, रिडॉक्स प्रोसेस है क्या अगले पेज पे? रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स प्रोसेस, ये मेरी पुरानी बुक थी, है बेटा? तो एक हमको उसी के आगे, मतलब वो पेज खोल के दिखाइए, खोल दीजिए, ये पेज खोलिए बेटा।
मतलब रेडॉक्स वाला है कि नहीं आगे। सर दे दिया है ना। देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड के बाद ये पेज नंबर 25 पे, बात ना करिए, पेज नंबर 25 पे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के जस्ट बाद इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो पैरा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये एकदम टॉपिक अब चेंज हो रहा है, एकदम नई इंफॉर्मेशन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? हाँ, वो तो पुरानी डेफिनेशन हो गई, अब इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन करना है। जो पहले हम लोगों ने स्टडी किया थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इट वाज कॉल्ड रिडक्शन। फिर उसी को हमने चेंज किया था, एनी सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये ठीक था कि नहीं? इसको रटना है आपको। यस, रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हाइड्रोजन। फिर से बोलिए। सर ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच सर याद नहीं आ रहा। ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर ये तो पुराना हो गया, हम जो आपको लर्न कराना चाह रहे हैं उसका अगला सेंटेंस लर्न कराना चाह रहे हैं, एंड द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमको और रटाना चाह रहे हैं। हाँ, करा चुके, उसी को रिकॉल कर रहे हैं, अभी जरूरत पड़ रही है इसकी। मतलब ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है, एक तो क्लासिकल कंसेप्ट था, मतलब पुराना कंसेप्ट था जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हेल्प से होता है। दूसरा जो अब हमें जरूरत पड़ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और उसी का जो अपोजिट हो जाएगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए जरा, मेटल्स की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या था, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दे आर हाँ रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इस सेंटेंस को लर्न कर लेते हैं, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर करिएगा परीक्षार्थ, आप बताइएगा, सोडियम एंड पोटेशियम, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? गलत हो गया। हाँ, तो कौन ज्यादा मेटालिक है? पोटेशियम इज मोर मेटालिक, पोटेशियम इज मोर मेटालिक। कैसे पता? क्योंकि पोटेशियम सोडियम के नीचे आता है। नहीं, वहां मत देखिए, वहां कंफ्यूजन होगा, पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखिए। जो पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखते हैं उससे जो हम सेंटेंस बोले वो पीरियोडिक टेबल का सेंटेंस है, इससे इसमें तो सारे एलिमेंट दिए भी नहीं है, कंफ्यूजन होगा इसमें, ठीक है। जो हमने बात किया सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 की बात किया, भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ऐसे एलिमेंट्स अरेंज हैं आपके बुक में। तो सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है। जैसे नीचे आते तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाती है, आईपी कम हो जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ऐसे कर करके लर्न करेंगे हम लोग एक एक प्रॉपर्टी करके, ठीक है। और उसके बाद जब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन जितना इजीली होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि सोडियम पोटेशियम व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? पोटेशियम इज द आंसर बिकॉज इट इज मोर मेटालिक, इट इज मोर मेटालिक। तो यहां से आ रहा है मेटल्स दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, और फिर यहां पे क्या, कोई नॉन मेटल ले लिया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड reduction and this element will undergo oxidation। तो जितने नॉन मेटल्स हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। मेटल्स आर, ये सेंटेंस कॉपी में लिखिए फिर से, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। कितनी जगह पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको? मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट,
एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। खूब अच्छे से लर्न करेंगे, कई क्वेश्चन आपको आईसीसी के इसी सेंटेंस से मिल जाएंगे। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, फिर देखिए अब ये सेंटेंस आपको समझ आएगा जो इन्होंने कहा है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। सेंटेंस ठीक है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। जितने मेटल्स उसमें ऑक्सीडेशन होता है, कैसे पता? दे अंडरगो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर उसी का ऑपोजिट कर दिया, वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अंडरगोज रिडक्शन। अच्छा, दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या? रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छा। अच्छा, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, एवरी केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आधा ऑक्सीडेशन होता है, आधा रिडक्शन होता है। कोई भी कंपाउंड है, अगर जैसे कोई मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होना चाहिए किसी की हेल्प से। हाँ, कोई नॉन मेटल। बहुत अच्छा। जैसे सोडियम है तो क्लोरीन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्लोरीन की सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? कोई देने वाला, लेने वाला तो होना चाहिए, तो क्लोरीन है वहाँ पर। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिना दोनों के रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, एंड ओवरऑल द रिएक्शन विल बी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल, हाँ सारे हो जाएंगे, जितने रिएक्शन हैं, एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, एक मेटल एक नॉन मेटल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे उन्होंने कहा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए रिएक्शन क्या दिया इन्होंने? एक तो रिएक्शन ये दिया 2Na प्लस Cl2 गिविंग 2NaCl, ये तो बैलेंस रिएक्शन हो गया। लेकिन हमको रिडॉक्स दिखाना है, तो देखिए कैसे किया। तो इन्होंने कहा कि पहले सोडियम के 2 एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके 2Na प्लस बनाया। सब लोग बुक देखिए बेटा अपनी। सोडियम के 2 एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके 2Na प्लस बनाया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और फिर उसके नीचे क्या लिखा? Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करके 2Cl माइनस बनाया। उसका जब दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, जब दो मैथमेटिकली जब ऐड करते हैं, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट में जाएगा, और दूसरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में आएगा। दोनों रिएक्शन को एल्जेब्रिक सम कर दें, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें, तो बुक देखिए ऐसे नहीं हो जाएगा 2Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो आएगा ना जब दोनों को ऐड करेंगे। और उसी तरह से प्रोडक्ट में क्या जाएगा? 2Na प्लस, हाँ 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया तो वो हट गया। तो ओवरऑल जो रिएक्शन आएगा वो 2Na प्लस Cl2 गिविंग 2Na प्लस 2Cl माइनस। ओवरऑल द रिएक्शन हैज बिकम रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जरा देखिए नोट में कि इन्होंने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। यही भी मैंने कहा था, दोनों हमेशा एकदम साथ में होते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दूसरा रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट होगा तभी तो दूसरा रिएक्शन होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय द रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी गेन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना भी तो चाहिए। हाँ, नहीं आपसे ये क्वेश्चन करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पूछेंगे आपसे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो सिंपल सा फिनोमेना, जो मेटल होगा वो नहीं रिड्यूस होगा, नहीं रिड्यूसिंग, सॉरी गलत हो गया, वो ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा बट वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो नॉन मेटल होगा इट विल अंडरगो रिडक्शन बट इटसेल्फ इट बी कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब जैसे देखिए, अब रिएक्शन उन्होंने दिया, कॉपी में लिखे, जरा इसको गेस करते हैं। कॉपी में लिखिए Fe2O3, बस इसको करके खत्म करते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al then gives 2Fe plus Al2O3 gives 2Fe iron 2Fe plus Al2O3। बुक में देखिए रिएक्शन दिया है, बुक में देखिए रिएक्शन दिखा है, Fe2O3 प्लस 2Al, बॉक्स बना के नहीं लिखा है रिएक्शन, नहीं यार ये देखिए सर इसमें Al लिखा है, ऐसे कैसे? हाँ तो बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस इसलिए नहीं, देखिए यहाँ Al2 आ रहा है ना, तो
तो यहाँ 2Al होना चाहिए, इस पर 2Al कर दीजिए, गलत है ये भाई। प्रोडक्ट में देखिए Al2 आ रहा है ना, तो एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, 2Al कर दीजिए, नई वाले में सही है, पुराने वाले में गलत है। चलिए कॉपी में लिखे Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe प्लस Al2O3, Al2O3। अब जरा हमको सुनिए अपनी कॉपी देखिए, हमको सुनिए अपनी कॉपी देखिए, Fe2O3 किस में कन्वर्ट हुआ, 2Fe में कन्वर्ट हुआ, क्या निकला, नहीं क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकला। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऐसे आप Fe2O3 से ऐसे एरो बनाइए Fe तक और उसके एरो पे लिखिए रिडक्शन। कुशाग आप क्यों नहीं लिख रहे बेटा, Fe2O3 कन्वर्ट हुआ Fe में, तो Fe2O3 से एरो बना करके और एरो पे लिखे रिडक्शन, और फिर Al कन्वर्ट हुआ Al2O3 में, तो Al से लेके ऐसे एरो बनाइए, Al2O3 पे आइए और एरो पे लिखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो अभी जो आपने हर क्वेश्चन किया था उसी का एग्जाम्पल ये है कि आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो यहाँ पे तो हमने ऑक्सीजन की हेल्प से कर दिया। हाँ बोलिए। हाँ, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा। दूसरा एक काम और भी कर सकते हैं समर्थ, एल्युमिनियम इज अ मेटल, अभी हमने कहा था मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्युमिनियम अगर रिड्यूसिंग एजेंट तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना पड़ेगा ऐसे भी कह सकते हैं। एल्युमिनियम के नीचे लिखे रिड्यूसिंग एजेंट, जहां Al लिखा था रिएक्टेंट में वहां पे लिखे रिड्यूसिंग एजेंट, और Fe2O3 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस विल बिकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर आगे देखिए, बस 2 मिनट देखिए आगे क्या लिखा कि एट द सेम टाइम एल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइज to aluminum oxide by the oxidizing agent aluminum iron oxide, and this is an oxidation reaction, thus the net reaction is a redox reaction. It can be inferred from the above example that an oxidizing agent is an acceptor of electron and ये तो पुराना हो गया ना, अभी तो हम लोगों ने किया था इसको। चलिए अभी इंटेक्स के क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कीजिएगा और अगले टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, थैंक यू बेटा, ये बुक ले लीजिए। अब इसको अवेरल ट्रांसफर करिए।